तो हेलो मेरे यारो, द क्रिम्सन हार्ट वंडर के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इन सभी की टीचर व बूढ़ी अम्मा इन लोगों को कुछ कुछ कल्टीवेशन टेक्निक्स के बारे में बता रही थी और साथ में कह रही थी जो कोई भी सुपीरियर रैंक के दाव टेक्निक्स को कल्टीवेट कर लेता है, उसमें मास्टरी हासिल कर लेता है, तो उसके पास इतनी पावर होती है कि वह एक छोटे से कंट्री को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है अकेला। हम देखते हैं इनकी इन बातों को ये सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद इनकी दादी अम्मा इनको कुछ होमवर्क देती है और साथ में क्लास को ख़त्म भी कर देती है। और फिर हमारा इस एपिसोड का शुरुआत होता है। हम देखते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे बाहर की ओर आ रहे होते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि ब्रदर जियांग वांग, जरा रुकिए, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। यह सुनकर यहाँ पे जियांग वांग कहता है कि आखिरकार क्या बात है, बोलो। और हम लोग इसका नामकरण जो है ना, इसका नाम ज़्यादा लंबा है, जियांग वांग है, तो डायरेक्ट इसको यांग या फिर वांग कहेंगे। और फिर हम देखते हैं उस बंदे को जो इसने आवाज़ दी होती है और इसके बारे में बताया जाता है कि यह इनर कोर्टयार्ड के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और इसका नाम फेंग हेलिंग है। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह जो फेंग हेलिंग होता है वह कह रहा होता है कि मैं मैपलवुड सिटी के 3 बड़े फैमिलियों में से एक फेंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं फेंग फैमिली के मुखिया का बेटा हूँ। और मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पर उस पेंगजू के द्वारा किए हुए हरकतों की वजह से काफ़ी शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता था। आखिरकार वह हमारे फैमिली के ब्रांच का एक बंदा है, इसलिए हमने उस जैसे अधर्मी बंदे को अपने ब्रांच से ही हटा दिया, उसके पूरे परिवार सहित उसको अलग ही कर दिया है और उस जैसे अधर्मी को हम बिल्कुल भी अपने साथ नहीं जोड़कर रख सकते हैं। हम देखते हैं इसे ऐसे बातें करते हुए देख और जो यांग होता है वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है, यह सब कुछ जो होना था सो हो चुका है, अब इन पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं उसे ऐसे जाते हुए देख यह तुरंत ही आगे से आते हुए कह रहा होता है कि अरे अरे जरा रुको तो यांग, आखिरकार तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं फेंग अभी भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया हूँ। यह सुनकर यांग वांग कहता है कि बोलो आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो? तो हम देखते हैं यहाँ पर वह कह रहा होता है कि मैं फेंग यह कहना चाहता हूँ कि मैंने भी अपने मेरिडियंस को ओपन कर लिया है। मेरिडियंस ओपनिंग पिल मैंने कुछ समय पहले ही खाई थी, जिसे मेरे पिताजी ने बहुत ही मेहनत से बहुत ही दाम देकर लाया था, किसी तरीके से इंतजाम करके। और मैं बता दूं कि यहाँ इनर कोर्टयार्ड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों में से सिर्फ केवल आप और मैं ही हैं जिसने यहाँ पर मेरिडियंस को अवेकन किया है, इसलिए हमें एक साथ रहकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम देखते हैं इसके ऐसी बातों को सुनकर यांग ऐसे इग्नोर कर वहाँ से जाते हुए कहता है कि एक्सक्यूज़ में, मुझे माफ़ कर दो, इस सब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इसके साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता है। तो यह सुनकर हम देखते हैं गुस्सा हो जाता है, अपने मन में कहता है कि आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है, आने वाले समय में मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर, यांग वांग। और हम देखते हैं कि फिर यहाँ पर सीधे इनके रूम का सीन, जहाँ पर यांग का बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर दोनों कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और उन्हें इस तरीके से मेहनत करते हुए देख यांग वांग कहता है अपने मन में कि मेरे सबसे बड़े भाई और सेकंड भाई दोनों ही यहाँ पर ब्रीथिंग टेक्निक्स की कल्टीवेशन कर रहे हैं, उसमें कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मैं यहाँ पर अभी तक अपनी कल्टीवेशन को शुरू भी नहीं किया है। मुझे भी यहाँ पर इनकी तरह प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। शायद आज 15 जुलाई है और वह हाफ मून जब मुझे मिला था तो उसने बताया था कि आज के डेट पर मेरे इनर वर्ल्ड में मेरा एक मैच होगा। और यह कहने के साथ ही वह वहाँ पर अपने इनर वर्ल्ड में जाने लगता है, कहता है कि चलो देखा जाए कि आखिरकार मेरा कौन अपोनेंट यहाँ पर मिलता है जो मुझसे फाइट करता है। और वह अपने इनर वर्ल्ड में आ चुका होता है और यहाँ पर राइटर के द्वारा बताया जाता है कि यह जो फाइट है ना, यह यहाँ पर एक लैंड के लिए होने वाली है, ब्लेस लैंड के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने वहाँ पर वो जो उसका सिस्टम होता है इनर वर्ल्ड का, वो ओपन होता है। वह कहता है कि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट फाइट है वह स्टार्ट होने वाली है, उसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है और वहाँ 19 18 करके काउंटिंग होने लगती है। तो यह देखकर यहाँ पर यांग वांग अपने तलवार को पकड़ते हुए कहता है कि आखिरकार मेरा जो अपोनेंट है वह किस प्रकार का होने वाला है, क्या वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? और फिर वह घूरते हुए सामने की ओर देखते हुए कहता है कि लेकिन जो कुछ भी हो, तो इन 30 दिनों में मैंने अपने मेरिडियंस को ओपन कर लिया है और उस ओपनिंग पिल को भी बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है और काफ़ी सारे दाव एसेंस को भी इकट्ठा कर लिया है किवाई को। तो मुझे कम से कम 2 से 3 राउंड तो अपने अपॉइंटमेंट के खिलाफ टिके रहना चाहिए। फिर तभी हम देखते हैं इसका जो सिस्टम होता है वह बताता है कि इसने यहाँ पर अपॉइंटमेंट ने फाइट लड़ने से रिफ्यूज कर दिया है, इसलिए यहाँ पर तुम विनर हो। ये सुनकर वह काफ़ी थोड़ा सा हैरान भी होता है और फिर खुश होते हुए कहता है कि क्या मेरे अपोनेंट ने मुझसे लड़ाई करने के लिए मना कर दिया और मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ, इसका मतलब मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिलेगा। और हम देखते हैं इसे यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर 1850 अंक मिलते हैं, जो कि इसके टोटल पॉइंट्स होते हैं अभी तक के 3700। तो इतने सारे पॉइंट्स को देखने के बाद कहता है तो इन सारे पॉइंट्स के साथ मैं अपने यहाँ पर प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकता हूँ ना। और वह अपने उस सिस्टम की ओर जाने लगता है, कहता है कि दाओ सिम्युलेशन प्लेटफॉर्म, जो कि मुझे उस हाफ मून मिला था तो उस समय इस मेमोरी के बारे में मुझे पता चली थी और काफ़ी सारी जानकारी मिली थी। उन जानकारियों के अनुसार मुझे यहाँ पर अपने हाथ को रखना है और यहाँ पर अपने मन चाहे स्किल्स का नाम लेना है और उन सभी को देखना है और उन्हें एब्जॉर्ब करना है, बस मुझे पॉइंट्स देकर। और वह कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर चुपचाप क्या करूँ, कौन सी टेक्निक को सीखूँ? वह वहाँ पर हाथ को रखता है और वह एक टेक्निक को सर्च करता है जो कि झाउतियन फॉर्मेशन अरे टेक्निक होती है। और उसे देखने के साथ वह कह रहा होता है कि इसके लिए 1850 पॉइंट्स की आवश्यकता होगी, जिसकी मुझे अभी अभी रिवॉर्ड के तौर पर मिली थी, वह सारी इसमें चली जाएगी। फिर भी वह उस टेक्निक को वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है उस 1800 पॉइंट्स का उपयोग करते हुए। इसके पास 3700 पॉइंट्स थे
तो अब इसके पास 1800 और बचे हुए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह कह रहा होता है कि इस टेक्निक को मुझे बस यहाँ पर समझते जाना है और रीड करते हुए जाना है। और वह वैसा ही करते हुए उस टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा होता है, आसानी से उसे एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है और सोचते हुए कहता है क्या मुझे अपने बचे हुए पॉइंट्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए या फिर उसे बचा कर रखना चाहिए और किसी और चीज़ में उपयोग करना चाहिए। लेकिन मुझे जितना हो सके उतना जल्दी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो पॉइंट्स बचाकर क्या ही करूँगा मैं। और वह फिर वहाँ पर और 1800 पॉइंट्स को लगा देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर एक डिफेंसिव स्वॉर्ड टेक्निक चाहिए। और उसे वहाँ पर एक बुक ओपन होती है जिसमें उसके लिए काफ़ी अच्छी एक डिफेंसिव स्वॉर्ड टेक्निक मौजूद होती है, जिसे रीड करते हुए वह कह रहा होता है मुझे आश्चर्य हो रही है कि ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ पर स्टारलाइट से यहाँ पर स्वॉर्ड टेक्निक प्राप्त हो रही है। इतनी अच्छी और उपयोगी टेक्निक मैंने पहले कभी नहीं देखी है। सचमुच में यह सिमुलेशन जो शुरू हो रहा है इसमें मुझे यह साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें यहाँ पर इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से डिसेंबलिंग किया जा रहा है और फिर रीस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा है मेरे अनुसार। और हम देखते हैं वहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं वह किसी तरह के मार्शल आर्ट बंदे की तरह कन्वर्ट होकर उसे मार्शल आर्ट्स को स्वॉर्ड टेक्निक्स को दिखा रहा होता है, सिखा रहा होता है। और वह सारी मेमोरीज इसके दिमाग में चली जा रही होती है कि उन स्वॉर्ड टेक्निक्स का कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और वह कह रहा होता है कि यह सचमुच में बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर है जिसे मैं फील कर पा रहा हूँ इस टेक्निक की वजह से। और उसके बारे में बताया उसके पास 0 पॉइंट्स बचे हुए हैं। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पर एक बंदे के हाथ से स्वॉर्ड उसके हाथों से छूट जाती है और हम देखते हैं यह इसका 5th ब्रदर होता है जो कि अपने हाथ को दर्द में पकड़ते हुए कह रहा होता है ओए आखिरकार तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, आज तो तुम मुझे यहाँ पर लगातार हराए जा रहे हो। आमतौर पर मैं तुमसे कम से कम 3 बार तो जरूर जीतता था और यहाँ पर आज तुमने मुझे 20 बार हरा चुका है, फिर भी मैं एक बार भी जीत नहीं पाया हूँ। तो हम देखते हैं सुनकर यहाँ पे यंग वांग कहता है कि यह तो मेरी नई स्वॉर्ड टेक्निक की वजह से है ब्रदर। मैंने हालांकि इस टेक्निक को अभी तक पूरी तरह से मास्टरी नहीं की है क्योंकि मेरी बॉडी उसे हैंडल नहीं कर सकती है, लेकिन मैं उसमें अभी तक हाफ मास्टरी तो कर ही चुका हूँ। और वह कहता है कि हालांकि स्वॉर्ड टेक्निक में आप उतने अच्छे नहीं हैं लेकिन कम से कम आप लिटरेचर में काफ़ी अच्छे टैलेंटेड हैं, तो आपको क्यों ना मेरे इस स्वॉर्ड टेक्निक का एक नाम क्रिएट करना चाहिए। मैंने इसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा है। यह सुनकर यहाँ पर रुचेन कहता है कि क्या तुम मुझे कह रहे हो कि जो तुमने अभी स्वॉर्ड टेक्निक इस्तेमाल की जो इतनी काफ़ी इंप्रेसिंग थी उसका कोई नाम नहीं है। तो फिर वह कहता है इसके लिए मेरे पास एक अच्छा नाम है, क्यों ना तुम इसे ऑलमाइटी डिवाइन टेक्निक कहो, या कैसा रहेगा। तो हम देखते हैं सुनने के साथ ही उसके सर पर एक मुक्का मारते हुए कहता है सीरियसली इतना बेकार नाम, कोई अच्छा नाम सोचो। यह सुनकर वह कहता है कि अच्छा खैर इसमें तुमने बताया कि इसमें 9 प्रोटेक्शन और 5 अटैकिंग टेक्निक्स छुपी हुई है ना, तो क्यों ना इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये 95 बनता है। और जो 95 नंबर है ना वो पर्पल थंडर को दर्शाता है और हम यहाँ पर ईस्ट की ओर रहते हैं, तो क्यों ना इसका नाम पर्पल की वाइफ फ्रॉम द ईस्ट रखें। यह सुनकर यहाँ पर यांग वांग कहता है कि क्या पर्पल की वाइफ फ्रॉम द ईस्ट, बहुत ही अच्छा नाम है सचमुच में। अब मैं इस स्वॉर्ड टेक्निक का यही नाम रखूंगा और इसे इसी नाम से पुकारूंगा, पर्पल फ्रॉम द ईस्ट स्वॉर्ड टेक्निक। और फिर हम देखते हैं इसका जो यहाँ पर 5th ब्रदर होता है इसके ऊपर लटक जाता है और उसे इस तरीके से लटकते हुए देख वांग कहता है कि आखिरकार क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर यह कहता है कि 3rd ब्रदर क्यों ना तुम मुझे भी इस टेक्निक को सिखाओ। और हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर वांग अपने से दूर करने लगता है, तो उसे करते हुए देख वह कह रहा होता है कि रुचेन को भी इन चीज़ों को सीखना, इन टेक्निक्स को, मैं भी इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मुझे भी सिखाओ। और फिर हम तभी देखते हैं यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि आकर बता रहा होता है कि यहाँ दाव एकेडमी से मास्टर ली जियान कुई आए हुए हैं, वह यहाँ पर वांग से मिलना के लिए चाहते हैं। फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसके सीनियर ब्रदर उस जंगली वाले बंदे के साथ जाते हुए वांग कह रहा होता है कि मैंने बिग ब्रदर ली को काफ़ी देर परेशान किया होगा मुझे ढूंढने के लिए, है ना, क्योंकि ये लोग बाहर कहीं साइड में प्रैक्टिस कर रहे थे इस वजह से। तो हम देखते हैं यह सुनकर यहाँ पर यह ली कहता है कि नहीं इसमें तुम्हें इतने भी ज़्यादा ऑफिशियल होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही तो मैं कोई बिग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए तुम कैजुअली होकर भी मुझसे बातें कर सकते हो। मैं तो बस यहाँ पर अपने मास्टर के द्वारा दिए हुए काम को ही कर रहा था, मुझे तुम्हें ढूंढकर यहाँ पर लाने के लिए कहा गया था, हालांकि मुझे पता नहीं कि उनका क्या पर्पस है यहाँ पर तुम्हें बुलाने का। तो ये सुनकर यहाँ पर वांग अपने मन में कह रहा होता है कि क्या हो रहा है, हो सकता है कि यह सब कुछ सिटी लॉर्ड से जुड़ा हुआ हो उस घटना के बाद। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर और भी 2 बंदे होते हैं, तो वहाँ पर वह आकर कहता है अच्छा तो ये लोग भी आए हुए हैं। वांग कहता है कि यहाँ 2 बंदे और पहले से हैं और हमें दिखाया जाता है या वही बंदा फेंग होता है जो कि यहाँ पर उसे देखकर कहता है ओह सीनियर ब्रदर ली यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वे अपने साथ इस व्यक्ति को लेकर आए हैं, इस वजह से हम लोग इतने समय से यहाँ पर रुके हुए हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो पहुँचता है तो फेंग कह रहा होता है कि वांग तो मैं ईमानदारी से कहूँ तो तुमने सीनियर ब्रदर को अपने आप को खुजवाने में काफ़ी समय बर्बाद किया होगा, है ना, जिसकी वजह से इतने लंबे समय से यहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे, हम इतने देर से उनका इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं ये लोग दोनों इसको इग्नोर करके यहाँ पे तीसरे बंदे को ग्रीटिंग्स दे रहे होते हैं, कर रहे होते हैं ग्रीटिंग्स सीनियर ब्रदर झांग। बंदे को दिखाया जाता है, वह कहता है कि आप सभी को भी यहाँ पर ग्रीटिंग्स, हालांकि अभी तक जो मास्टर डोंग है वह अपनी कल्टिवेशन से बाहर नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ पर हमें इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप बस खड़े रहो। और फिर इसके बारे में बताया जाता है कि यह इनर कोर्टयार्ड का 5th ईयर का स्टूडेंट है और इसका नाम झांग लिन चुआन है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग काफ़ी देर इसी तरह इंतजार करते रहते हैं, तभी इनका मास्टर आता है और मास्टर को आते हुए देखिए ये लोग सभी कहते हैं कि ग्रीटिंग्स मास्टर डोंग। और हमें इनके प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि इन्हें काफ़ी सीरियस तरीके से देख रहा होता है, कहता है कि आप सभी को यहाँ पर डिमोनिक अटैक के बारे में तो मालूम ही होगा जिसमें हमारे आउटर डोर के कई सारे स्टूडेंट्स मारे गए हैं। यद्यपि मैंने इस चीज़ के बारे में सिटी लॉर्ड से बात की थी और इसकी जांच करवाने को भी कही है, लेकिन यह सब कुछ उनसे भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही और ना ही वे कोई अच्छे नतीजे पे पहुंच पा रहे हैं। हालांकि यह सारा मामला हमारे एकेडमी से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब हम किसी और का इंतजार न कर अपने मामले को अपने से ही सुलझाएंगे। और मैं इसलिए यहाँ पर एक मिशन को जारी करता हूँ जो कि 8 रैंक की होगी और इसके अनुसार तुम लोग को रिवॉर्ड भी मिलेगा। और ये सुनकर ये दोनों हैरान होते हैं और यहाँ पर फेंग अपने मन में करा होता है
एक ए रैंक का मिशन, इसमें तो कम से कम 100 पॉइंट्स मिलने ही चाहिए। और वहाँ पर प्रिंसिपल बता रहा होता है यहाँ पे जियांग वांग और फेंग हेलिंग वर्तमान में ही अपने मेरिडियंस को ओपन किए हैं, इसलिए इन्हें काफ़ी सारे ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं तुम दोनों सीनियरों पे ऊपर इन 2 जूनियरों को छोड़ता हूँ, जिसे तुम्हें अपने मिशन पे लेकर जाना है और इन्हें थोड़ा सा ट्रेनिंग भी देना है और कल्टिवेट करवाने में इनकी मदद करना है, स्ट्रॉन्ग बनाने में। ये सुनकर वे लोग खामोश होते हैं और प्रिंसिपल कह रहा होता है कि और साथ ही इसमें से मैं तुम्हें बता दूं कि तुम दोनों में से जिसकी भी टीम यहाँ पर सबसे अच्छे रिजल्ट्स को लाएगी उसे यहाँ पर सारे पॉइंट्स का 90% पॉइंट मिलेगा और हर एक को 19 पॉइंट्स दिए जाएंगे और जिसे तुम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट तुम्हारे टीचर कर देंगे। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और इस मिशन के लिए निकल सकते हो। यह कहकर वहाँ से वो जा रहा होता है तो पीछे से वे लोग कह रहे थे हाँ रिस्पेक्टफुली हम अपने मास्टर के सभी बातों को पूरा करेंगे, उन पर ओबे करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कि और यहाँ पर जो ब्रदर झांग होता कह रहा होता है कि मेरा एक फ्रेंड जो है वह क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम में मौजूद है और उसने इस पर काफ़ी कुछ रिसर्च भी किया है और उसे 2 घटना स्थलों के बारे में पता चला है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। और वह कहता है कि पहली बात कि डीमन हमले में के 3 दिन पहले फुलाई सराय मतलब जहाँ पर लोग रेस्ट करते हैं रुकते हैं होटल वगैरह लेके, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कई सारे लोग मारे गए हैं। और दूसरा कि तांगसेन कस्बे के मतलब कि छोटे से गाँव के एक परिवार में काफ़ी बेरहमी से हत्या की गई है और उस घटना स्थल पर लाश की वाई के भी निशान मिले हैं। तो हमें यहाँ पर इन्हीं 2 स्थानों पर जाकर उन सभी चीज़ों की जाँच करनी है। तो हम यहाँ पर 2-2 टीम बनाने वाले हैं। तो जूनियर ब्रदर्स आप बताएं कि आपके पास कोई सुझाव है कि हम लोग किस तरीके से टीम बनाकर जाएंगे। तो हम देखते हैं सुनकर फेंग जो होता है वह कह रहा होता है हालांकि मैं वास्तव में बता दूं कि बिग ब्रदर ली मैं आपके साथ यात्रा करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि जो हमारा फेंग फैमिली है ना वह ब्रदर झांग के फैमिली के साथ लंबे समय से फ्रेंडशिप में रहा है, इसलिए सचमुच मुझे खेद है, अभी मुझे उनके साथ जाना चाहिए। यह सुनकर हम देखते ली कह रहा होता है कि यह सब कुछ मैं सीनियर ब्रदर पर छोड़ता हूँ, वह जिस तरीके से टीम को बांट सकते हैं। तो यहाँ पर यांग वांग भी कहता है हाँ मैं भी सीनियर ब्रदर पर छोड़ता हूँ कि वह हमें किस तरीके से टीम को बांट कर देते हैं। कि यहाँ पर जो फेंग होता है कहता है अरे यार आखिरकार तुम यहाँ पर ब्रदर ली के द्वारा कहे हुए शब्दों को ही कोई क्यों दोहरा रहे हो, कुछ तो नया कहो। और हम फिर देखते हैं यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर हो झांग होता है जाते हुए कहता है कि ठीक है चलो तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, हमें हालांकि इस मिशन पर कल ही निकल जाना है। तो मैं अब यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने साथ उस छोटे से कस्बे में उस छोटे से गाँव में ब्रदर जियांग वांग को लेकर जाऊँगा और तुम दोनों अपने साथ जाओ। हम देखते हैं सुनकर जो फेंग होता है काफ़ी हैरान और सदमे में चला जाता है, कहता है रुको आखिरकार तुम कह क्या रहे हो, हमारी फेंग फैमिली और झांग फैमिली एक दूसरे की फ्रेंड नहीं है क्या, तुम इस तरीके से मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे हो। और फिर हमें इस सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग पहुँचने वाले हैं और उससे पहले हमें इनके मार्ग को दिखाया जाता है जहाँ से ये लोग होकर जा रहे हो, जो काफ़ी सुनसान और सूखा हुआ इलाका होता है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ये लोग कुछ गरीब लोगों को भी देख रहे होते हैं जाते हुए और उन लोगों को देखकर जो वांग होता है वह कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ जो तांगसे कस्बे है ना ये छोटा सा गाँव, यहाँ के लोग शिकार करके अपनी जीविका चलाते हैं और वे आमतौर पर काफ़ी महीनों तक भूखे भी रहते हैं, इसलिए इस कस्बे की इस तरीके की हालत है क्योंकि यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा बाजार वाला इलाका है और ना ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैसों वाली, जिसकी वजह से यहाँ की स्थिति ठीक हो। तो यह सुनकर झांग कहता है हाँ यह ऐसा ही है। और यहाँ पर झांग सामने की ओर देखते हुए कह रहा होता है कि यह स्पष्ट है कि जूनियर ब्रदर जियांग ने इस मिशन में आने से पहले इन लोगों के बारे में काफ़ी कुछ होमवर्क करके आया है। तो यह सुनकर वांग कहता है कि यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि सीनियर ब्रदर इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं। और यहाँ पर वांग अपने मन में कह रहा होता है कि जो बिग ब्रदर झांग है वह एकेडमी के रैंक में 5वें ईयर के स्टूडेंटों में से काफ़ी प्रतिष्ठित है और काफ़ी फेमस है। यह मिशन जो है वह डीन के द्वारा यहाँ पर दिया गया है और इन सीनियर ब्रदर्स को यह सब कुछ सुलझाने के लिए दिया गया है। हमें तो बस यहाँ पर एक मतलब कि सपोर्टर के तौर पर लाया गया है जो कि इनके सपोर्ट में छोटे मोटे काम करेगा। तभी हम लोग देखते हुए लोग एक घर के सामने जाकर रुकते हैं और वहाँ पर एक गार्ड खड़ा होता है जो कि खड़ा होता है मेरा नाम तांगडून है और मैं एक इस स्थान का कांस्टेबल हूँ मतलब छोटा सा सिपाही जो यहाँ पर इस जगह को गार्ड कर रहा है। मैं यहाँ पर हमारे फ्यूचर के ग्रेट हीरोज़ को ग्रीटिंग्स देता हूँ जो हमारी मदद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम देखते हैं सुनकर झांग उतर कर वहाँ से जाते हुए उस घर की ओर कहता है कि नहीं ठीक है ये सब कुछ। और वह गार्ड बता रहा होता है कि यह जो फैमिली है ना वह तांग दान्यू की फैमिली है और उसकी फैमिली में सभी लोग काफ़ी ईमानदार और अच्छे थे, लेकिन उन कमीने घृणित डीमंस ने इन सभी को मार डाला है। सचमुच में वह बहुत ही ज़्यादा कमीने हैं डैम। और हमें दिखाया जाता है इनके घर के ऊपर तिलस्मान के साथ एक ताला लगा हुआ होता है। तो यह देखकर झांग कहता है कि ठीक है इसे खोल दो। तो वह कहता है ओह हाँ ठीक है। और हमें दिखाया जाता है वो जो गार्ड होता है उस घर के गेट को खोल देता है। उसके साथ ही यहाँ पर बहुत ही बदबू आती है जिसकी वजह से जो झांग होता है वो अपने नाक पर एक कपड़े को ले लेता है। ये लोग दोनों उस घर के अंदर जाने लगते हैं धीरे धीरे, जहाँ पर की स्थिति बहुत ही खराब होती है। और वह गार्ड कहता है आप दोनों यंग मास्टर्स यहाँ पर अपने काम को करें बहुत ही सावधानी तरीके से। हमें दिखाया जाता है उस घर के अंदर की हालत जहाँ पर एक बंदा टेबल पर बैठे बैठे सूखी हड्डी बन चुका हुआ था और वहाँ पर कटोरे में कुछ खाना भी रखा हुआ था, जिस खाने को देखकर वांग कहता है खाना अभी भी खराब नहीं हुआ है पूरी तरह से, लेकिन यहाँ पर यह जो शरीर है यह पूरी तरह से हड्डी में बदल चुकी है। इसकी बॉडी की हालत को देखकर लगता है इसके ऊपर एक डिमोनिक कंट्रोलर मैजिक को किया गया था। और यहाँ पर हम देखते हुए अपने शॉट को निकालते हुए कह रहा होता है सीनियर ब्रदर आप दूसरे रूम की ओर जाकर इसकी जांच करें, मैं ईश्वर करता हूँ। तो हम देखते हैं सुनकर झांग कहता है ठीक है अगर कोई स्थिति गड़बड़ हो तो मुझे आवाज़ देना। और फिर हम देखते हैं ये लोग दोनों अलग अलग कमरे में जाकर इसकी जांच करने लगते हैं। और वह यहाँ पर वांग जो होता है वह एक बच्ची के कमरे में जाता है जहाँ पर एक बच्ची की हड्डी पड़ी हुई होती है, मतलब पूरी सूख चुकी होती है। इसको भी उस डीमंस ने मार डाला है। और यहाँ पर उसकी ऐसी स्थिति को देखकर वांग कहता है कि आखिरकार एक पिता जो आंगन में मरा हुआ है, माँ खाना बना रही होगी और वह वहीं पर मर गई होगी और बेटी इस कमरे में खेल रही थी जो कि खेलते हुए मारी गई है। और उस बच्ची के
सामने कुछ कागज़ पड़े होते हैं जिनमें उसने ड्राइंग बनाई होती है और यह देखकर वह कहता है कि कितनी साधारण और कितनी मासूमी भरी ये ड्राइंग्स हैं। उन कमीने डीमोनों ने एक हंसते खेलते फैमिली को यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक उस लड़की की बॉडी से एक अजीब सा पॉइजन जैसा कुछ रिलीज होने लगता है। ऐसा होते हुए देख वांग कहता है कि 1 मिनट, या तो एक शापित कठपुतली है, मतलब उस पर शराब का इस्तेमाल किया गया है। और हम देखते हैं कि वह जो छोटी बच्ची की हड्डी होती है वो बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगती है और कहती है बिग ब्रदर। और हम देखते हैं उसे ऐसे आते हुए देख वांग कसकर उसके थोड़े पर एक अपनी लात को मारता है, जिसकी वजह से वो आपस में दीवार में जाकर टकराती है और उसे इस तरीके से टकराने के बाद उसकी हड्डी अलग हो जाती है। और हम देखते हैं उसका जो टूट कर गिरा हुआ सर होता है वो अभी भी कह रहा होता है कि छी छी, आखिरकार तुम किस तरीके से एक दाव पात पर चलने वाले लड़के हो सकते हो, जिसने अपनी एक लिटिल सिस्टर को इस तरीके से मारने की कोशिश की। सचमुच में कोई तुम अच्छे व्यक्ति तो नहीं हो। हम देखते हैं इसी आवाज़ को सुनकर वांग कहता है कौन हो, मेरे सामने आओ। तुमने यहाँ पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश की है, तुम नीच घटिया डीमन, तुम्हारे अंदर के हार्ट नहीं है, दिल नहीं है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। और वो अपने मन में कह रहा होता है यह कमरा अभी भी दुनिया से अलग हो चुकी है, भारी वर्ल्ड से, क्योंकि यहाँ पर एक जोरदार मैंने अटैक किया। इस आवाज़ के साथ ही ब्रदर झांग को यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन वह यहाँ पर नहीं आए हैं। इसका मतलब इसके चारों ओर एक जाल बिछा दिया गया है, एक बैरियर। और वहाँ पर उस डीमन की आवाज़ आ रही होती जो कर रही होती है तुम लिटिल कल्टिवेटर बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो, कोई बात नहीं, आखिरकार तुम इस कमरे में पहुंच चुके हो, तो अब तुम धीरे धीरे केवल अपनी मौत का इंतजार करो। इन चीज़ों को सुनकर वह अपने मन में कह रहा होता है कि वह मुझे सीधे तौर पर मार सकता था तो वह सीधे मेरे सामने आ जाता, उसे इस तरीके से दिमागी खेल खेलने की आवश्यकता नहीं थी। वह मुझे यहाँ इल्यूजन में डालकर अचानक हमला कर मुझे मारना चाहता है। जरूर है वह मॉन्स्टर इसी कमरे में ही होगा ना। तो यहाँ पर वांग कहता है कि अच्छा, तुमने अभी कहा कि यहाँ से अब जिंदा मैं नहीं निकल सकता हूँ, तो तुम भी नहीं निकल सकते हो। और यह कहने के साथ ही वह अपने एक स्वॉर्ड टेक्निक का उपयोग करता है, जो कि उसकी पर्पल की वाई फ्रॉम द ईस्ट स्वॉर्ड टेक्निक के फर्स्ट किलिंग फॉर्म को इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ पर पर्पल एनर्जी पूरे रूम से चारों ओर से निकलती है। और फिर हम देखते हैं उस रूम में कई सारी जगहों पर कट्स के निशान लग चुके होते हैं। और वांग अपने मन में कह रहा होता है जैसा कि मुझे उम्मीद था, भले ही मैं उसके इल्यूजन को नहीं तोड़ पाया इस कमरे में लगे बैरियर को, लेकिन मैं उस पर एक अटैक तो लैंड कर पाया। और उसके तलवार में उस डीमन का ब्लड भी लगा होता है। और उस डीमन को देखते हैं जो कि उस कमरे से बाहर की ओर से निकलकर उसे झांक कर देख रहा होता है। और वह डीमन कह रहा होता है मेरा जो यहाँ पर फॉर्मेशन लगा हुआ है वह बच्चा उसने यहाँ पर उसे लगभग तोड़ ही दिया था। यह कोई नॉर्मल सा कल्टीवेटर नहीं है, यह छोटा सा दाव कल्टीवेटर, इसकी जो स्वॉर्ड टेक्निक है वह बहुत ही भयानक है, इसे कम आंकना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वांग चिल्लाते हुए कहता है अभी भी तुम क्यों छुप रहे हो कमीने डीमन, बाहर आओ। और हम देखते हैं वह स्वॉर्ड अटैक करता है। तभी यहाँ पर इसके गेट के सामने से इसका जो सीनियर ब्रदर झांग होता है वो आते हुए कह रहा होता है जूनियर, क्या तुम ठीक हो। और हम देखते हैं उसे आते हुए देख वांग कह रहा होता है कि अच्छा ये आप हैं। और हम देखते हैं वह तुरंत ही जल्दी से उस कमरे से बाहर की ओर निकलने लगता है। तो झांग कहता है आखिरकार क्या हुआ। वांग कहता है अभी अभी उस डीमन ने यहाँ पर अपने मैजिक का उपयोग कर हमें अंदर में फंसा लिया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बाहर की ओर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन वह कमीना डीमन वह यहाँ पर से बचकर निकलने में सक्षम हुआ, मैं उसे मार नहीं पाया। तो हम देखते हैं कि तभी वह सामने की ओर देखकर हैरान होता है, क्योंकि टेबल पर रखा वो जो लाश होता है वह भी वहाँ पर थंडर से चमक रहा होता है। और एक और लाश होती है जो कि गेट के पास चमक रही होती है, मतलब उन पर अटैक किया गया होता है, जो कि इसके सीनियर ब्रदर ने की होती है अपने थंडर पावर से। वह कह रहा होता है कि बाहर में जो यहाँ पर 2 लाशें पड़ी हुई थी उन पर अचानक से जोम्बी स्किल का उपयोग किया गया था। वह जोम्बी की तरह हरकत करते हुए मुझ पर हमला करने के लिए आ रही थी, क्या यह सब कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ अंदर में। तो यह सुनकर वह कहता है यह अफसोस की बात है, लेकिन मैं उस समय अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाया और साथ में उसके ऊपर उस डीमन के ऊपर एक अटैक भी लैंड कर पाया, उसमें मैं कामयाब रहा। तो हम देखते हैं सुनकर वो सीनियर ब्रदर कहता है हाँ ये काफ़ी होना चाहिए। और उसके वो ब्लड को ड्रॉप को लेते हुए कलेक्ट करते हुए कह रहा होता है हमारे जो डीन है ना वह ट्रैकिंग में काफ़ी हद तक बेटर है, तो वह इस ड्रॉप से उस डीमन के बारे में आसानी तरीके से पता कर सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं। और वे लोग वहाँ पर उस ड्रॉप को लेकर वापस जाने लगते हैं बाहर की ओर। वो जाते हुए कह रहा होता है चलो हम लोग वापस चलते हैं, इस यात्रा से हमें कम से कम कुछ तो मिला। और वह जाते हुए कह रहा होता है कि पलट कर आखिरकार जूनियर ब्रदर तुम अभी तक अपने गुस्से को शांत क्यों नहीं कर पाए हो, मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो। तो फिर यहाँ पर वांग कहता है कि क्योंकि मेरी एक स्टेप सिस्टर है, सौतेली बहन है, जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब है, लेकिन कुछ साल पहले मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद अपनी सौतेली माँ के साथ वांग जियांग सिटी में चली गई और हमने काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। जब मैंने यहाँ पर उस बच्ची के लाश को देखा तो मुझे यहाँ पर उसकी याद आ गई, जिसकी वजह से मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर यहाँ पर मेरी लिटिल सिस्टर होती तो आखिरकार मैं क्या ही करता उन घिनौने डीमनों का। हम देखते हैं उसके बाद ये लोग वहाँ से बाहर की ओर निकलते हैं और जो वांग होता है वहाँ के गार्ड को एक पोटली थमाते हुए कहता है कि कांस्टेबल तुम यहाँ पर इस फैमिली की अंतिम संस्कार अच्छे तरीके से कर देना। तो हम देखते हैं सुनकर वह कहता है ठीक है, आप इसके बारे में चिंता ना करें और इसके लिए धन्यवाद। और हम लोग देखते हैं ये लोग वापस उस कस्बे से बाहर की ओर जाने लगते हैं। और बाहर जाते वक्त रास्ते पर ये लोग बात कर रहे होते हैं और वांग कह रहा होता है कि यहाँ पर यह जो हमारा ऑफिशियल रोड है इस गाँव में आने का, यह काफ़ी दूर दराज इलाके पर मौजूद है। इसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी सारे तलिस्मान का उपयोग किया गया है ताकि यहाँ पर मॉन्स्टर ना आ सके। तो यह सुनकर यहाँ पर झांग कहता है कि लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये जो तलिस्मान है इनका उपयोग तो किया गया है, लेकिन यह लोअर टीयर के डीमनों को सिर्फ दूर भगा सकता है, लेकिन यहाँ के जंगली जानवरों को नहीं, मतलब उतनी खास तौर पर हाई लेयर के जंगली जानवर डिमोनिक बिस्ट के साथ यह उपयोगी नहीं है। तो हम देखते हैं सुनकर वांग कहता है कि आखिरकार जंगली जानवरों की जहाँ तक बात की जाए, जहाँ तक मैं उनके बारे में जानता हूँ कि उनका उपयोग भी किया जाता है मटेरियल के तौर पर, वो भी मेरिडियंस ओपनिंग पिल्स बनाने के लिए। यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है उनको पकड़ना और उनको सही तरीके से कैप्चर कर उन बिस्टों को अपने लिए उपयोगी कर पाना। और यहाँ पर जो बिस्ट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं,
जिनमें एक क्रूर बीस्ट होता है, एक वाइल्ड बीस्ट होता है जंगली, और तीसरा जो कि एक डीमन बीस्ट होता है, जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है मेडिसिन के लिए बनाने के लिए। तो यह सुनकर सीनियर ब्रदर कहता है कि वाह जूनियर ब्रदर, तुमने तो यहाँ पर काफ़ी कुछ स्टडी करके रखा हुआ है इन बीस्टों के बारे में, तुम एक पल में ही समझ गए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जो यहाँ पर क्रूर इविल बीस्ट होते हैं ना, स्पिरिट वाले, उनका उपयोग मेरिडियंस पिल्स बनाने के लिए नहीं किया जाता है। वे क्योंकि दूषित पहले से होती हैं, और जिन पर डीमंस ने हमला कर रखा होता है, उनके माइंड पर कंट्रोल कर रखा होता है, उनका बॉडी और हड्डी पूरी तरह से गल जाता है, जो कि किसी भी काम में नहीं आता है। और उनका मटेरियल कोई भी तरीके से उनको मतलब मारने के बाद भी उनका बॉडी का कोई भी उपयोग नहीं किया जा सकता है दाव पिल्स को बनाने के लिए, रेडियंस पिल्स को। लेकिन यहाँ पर जो बाकी बीस्ट हैं, उनका उपयोग करके काफ़ी अच्छी मेडिसिन बनाई जा सकती है। हालांकि इसी वजह से कहा भी जाता है जो इविल बीस्ट होता है उनके साथ लड़ना व्यर्थ होता है, क्योंकि उनको मारने के बावजूद भी हम उनका उपयोग ज़्यादा नहीं कर सकते, अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ नुकसान ही होगा। तो यह सुनकर वांग कहता है कि अच्छा ऐसा है, इसके लिए धन्यवाद इस सलाह के लिए, कि मतलब इविल बीस्ट को देखो तो उससे लड़ो मत, क्योंकि प्रॉफिट होगा नहीं। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर झांग कहता है कि वैसे मैं आपसे कुछ चीज़ों को पूछना चाहता हूँ जूनियर ब्रदर, आखिरकार जो डिमोनिक अटैक्स हो रहे हैं वह तुम पर ही क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे उस बैकयार्ड में भी, मतलब जहाँ पर रहते हैं वहाँ के आउटर डोर में भी हमला हुआ, और जब हम इस कस्बे में आए तो भी तुम पर फिर से यह हमला हुआ। तो यह सुनकर वह कहता है वांग कि हाँ यह तो हुआ है। और हम देखते हैं सुनने के साथ ही जो सीनियर ब्रदर होता है अपने फिंगर्स में थंडर एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है तुम्हारे पास जो सीधे उन डीमंस को तुम्हारी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ तो रहस्यमय और आकर्षकजनक चीज़ है तुम्हारे पास, आखिरकार वह क्या है? यह सुनकर हम देखते हैं पर वांग घबरा जाता है और अपने मन में कहता है क्या एक सीक्रेट? मेरे पास तो सिर्फ उस गुआंगली की खाली स्पेस है, वॉइड की है, जिसकी वजह से इसको एक इनर वर्ल्ड मिला है। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह जो अटैक होता है सीधे इसके थोबड़े पर लगता है, बट वह उसके थोबड़े से बिल्कुल करीब से होकर गुजरता है और दूसरी ओर जाकर लगता है। यह देखकर वांग काफ़ी हैरान होता है। हम देखते हैं इसका सीनियर ब्रदर उस अपने घोड़े से उछलकर जाते हुए कहता है मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ मेरे पास। और वह वहाँ पर किसी डीमन का पीछा करते हुए निकल चुका होता है। ऐसा देखकर वांग कहता है कि सीनियर ब्रदर झांग, और हम देखते हैं तभी इसके पीछे से एक मॉन्स्टर निकलते हुए खड़ा होता है, यह सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, जल्दी से भागना स्टार्ट करो। और हम तभी देखते हैं इस साउंड को सुनने के साथ ही वांग जो होता है वह तुरंत ही दूसरी ओर घूमता है, अपने स्वॉर्ड को लेकर तेजी से उस डीमन की ओर भागते हुए कहता है ये आवाज़ उसी कमरे वाले डीमन की है। और वह वहाँ पर अपने स्वॉर्ड के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हुए भी कहता है कि अरे बदबूदार डीमन, अगर तुझ में हिम्मत है तो भागना बंद करो और सामने आ। और हम देखते हैं उस अटैक की वजह से कई सारे ट्रीज कट चुके होते हैं और उस डीमन को दिखाया जाता है, जो कि उस स्वॉर्ड अटैक से बचते हुए हंसते हुए कह रहा था ये मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो तुम अपनी इन चालबाजी टेक्निक से, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं जाने वाली हैं जिस तरीके से तुम सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारा सीनियर ब्रदर यहाँ से भाग चुका है, मुझे केवल उसी से डर था। हम देखते हैं सुनने के साथ ही वांग अपने स्वॉर्ड टेक्निक का दूसरा फॉर्म अटैक करते हुए कहता है कि निर्दोष लोगों को तुमने अंधाधुंध मारा है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर ही रखूंगा। यह सुनने के साथ ही वह डीमन जो होता है वह उनके अटैक को बचते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें तलवारबाजी तो काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन तुमने अभी तक अपने मेरिडियंस को, अपने दाव के बेस को भी नहीं बनाया है, और तुम इतना ज़्यादा यहाँ पर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, आखिरकार तुम्हें हासिल ही क्या होगा? और हम दिखाया जाता है कि वह जो डीमन होता है वह अपने हाथों को में एनर्जी इकट्ठा कर उन्हें फुलाने लगता है। वह कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारे और तुम्हारे बीच ताकत का कितना बड़ा अंतर है। और वह वहाँ पर कहता है ज़ॉम्बी क्रशर, और वह अपने उस हैंड को बहुत ही बड़ा बनकर सीधा वांग की ओर फेंक देता है। हम वांग को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ उसके हैंड अटैक को रोकते हुए कर रहा होता है। ना केवल इसने यहाँ पर अपने हाथ के हैंड की साइज़ को बड़ा किया है, बल्कि इसकी डेंसिटी है, इसकी जो कठोरता है वह भी बहुत अधिक बढ़ चुकी है, या किसी चट्टान सी लग रही है। और हम देखते हैं वह पीछे जाकर एक ट्री से टकराता है, कहता है कि उसने अपने दाव टेक्निक का उपयोग किया है, जो कि बिल्कुल भी मैं अभी उस लेवल पर नहीं हूँ कि उसके तरह के टेक्निक्स का उपयोग कर सकूँ। मेरे पास केवल अपनी स्वॉर्ड आर्ट ही है और कुछ किवाई जो कि मैंने इतने दिनों में इकट्ठा करके रखी हुई है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर यह जो डीमन होता है वह अपने हैंड के एक और पंच को तैयार करते हुए कहता है कि छोटे से लिटिल से कल्टिवेटर, अब पछताने से बहुत देर हो चुकी है, अब तुम यहाँ पर अगले जीवन में जाकर समझदारी तरीके से काम करना और हमसे ना भिड़ना। और हम देखते हैं वो सीधे अपने पंच को इसकी ओर लैंड करने के लिए बढ़ा देता है। तो वांग जो होता है वह भी अपने दाव एसेंस को, जो अपनी किवाई एसेंस को इकट्ठा करके रखा होता है, उन्हें ब्लास्ट करता है, उस एनर्जी को यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड टेक्निक के थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि इस स्थिति में मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकता हूँ, मुझे हर हाल में उस पर यह अटैक लैंड करना होगा ताकि मैं उसे एक आश्चर्यजनक और खतरनाक अटैक दे सकूँ। और हम देखते हैं वह अपने स्वॉर्ड के थर्ड फॉर्म के साथ उसके हैंड को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी किवाई एनर्जी का भी उपयोग किया होता है, जिससे एक एनर्जी बीम निकलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, और जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, और वो काफ़ी केयरलेस तरीके से उस पर हमला कर रहा था, इसलिए उसे झटका भी लगता है। वह कहता है कि इस बदमाश के पास सचमुच में एक हिडन कार्ड छुपी हुई थी। और हम देखते हैं वह तुरंत ही जैसे वहाँ पर जमीन पर लैंड करता है तो वह अपने मुंह से एक पॉइजनस फोक को निकालने लगता है, और उसे रिलीज करते हुए कहता है कि उसकी तलवारबाजी टेक्निक बहुत ही खतरनाक है, मैं उससे सीधे टकरा नहीं सकता हूँ, उससे मुझे बचना होगा, और उसके लिए मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा। और वह यहाँ पर अपने पॉइजनस फोक को फैलाते हुए कहता है कि यह पॉइजनस फोक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर उस पर सीधे हमला भी कर सकता हूँ और बच भी सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वह कुछ देखकर हैरान हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर वांग ने अपने स्वॉर्ड ओहरा को उपयोग किया होता है, और वह कहता है कि स्वॉर्ड ओहरा प्रोटेक्शन। और वांग यहाँ पर अपने पर्पल की वाई फ्रॉम द ईस्ट स्वॉर्ड आर्ट के फोर्थ फॉर्म के किलिंग फॉर्म को तैयार करते हुए करा होता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह तलवार तुम्हारे खून की कितनी प्यासी है। और हम देखते हैं कहने के साथ वह अपने जितने भी एसेंस उसके बॉडी में मौजूद होते हैं, जितनी की एनर्जी उसने इकट्ठा की होती है, उन सभी का उपयोग एक ही साथ कर लेता है, और साथ में अपने स्वॉर्ड फॉर्म के साथ फिफ्थ फॉर्म को मिक्स करते हुए कहता है कि द ग्रेटर स्वॉर्ड आर्ट फिफ्थ फॉर्म ऑफ किलिंग स्पीड आर्ट। और हम देखते हैं इसी के साथ उसकी स्वॉर्ड जो होती है वह बहुत ही बड़ी फॉर्म ले चुकी होती है और सीधे उसकी ओर बढ़ रही होती है। और उतने बड़े अटैक को आते हुए देखकर यह डीमन हैरान हो चुका होता है, कहता है सचमुच में क्या ऐसी चीज़ हो भी सकती है? इसने अभी तक अपने दाव ओपोनेंट्स को भी
स्टेबल नहीं किया है। इसकी जो दाव है वो अभी तक अनस्टेबल है, इसके बावजूद भी इतनी एनर्जी कैसे रिलीज कर पा रहा है। और हम देखते हैं उस अटैक के साथ उस मॉन्स्टर के 2 चीरे लग चुके होते हैं, उसकी सर और उसकी बॉडी दोनों एक साथ 2 भागों में बढ़ जाती है। और वांग यहाँ पर इस अटैक को करने के साथ कहता है कि आखिरकार मैंने उन लोगों का बदला ले ही लिया जिनके साथ तुमने अन्याय किया था। और वह मॉन्स्टर वहीं पर धड़ाम से गिर जाता है, जो वांग होती है उसके स्वॉर्ड के भी 23 टुकड़े हो चुके होते हैं। और वांग वहाँ पर खून की उल्टी करते हुए खांस कर बैठ जाता है और वह हाँफते हुए कह रहा होता है अपने मन में, मैंने वर्तमान में जितनी भी किवाई एनर्जी इकट्ठा करके रखी थी उन सभी का उपयोग एक साथ कर दिया अपने स्वॉर्ड के 5th फॉर्म का उपयोग करने के लिए, लेकिन मैंने इसे काफ़ी पावरफुली की है जिसकी वजह से मेरी शरीर की एनर्जी खत्म हो गई है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर इसका सीनियर ब्रदर भी पहुंच चुका होता है और उसने अपने साथ 2 डिमंस के सर को भी लाया होता है जो काफ़ी अजीब तरीके से हंसते हुए मारे गए थे। तो यहाँ पर झांग कहता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तुमने वहाँ पर उस डीमन के खून को बहाया था और उसे कलेक्ट कर रखा था, इसलिए वह अपने खून को लेने के लिए वापस आया था। अन्यथा यह खून एक बार डीन के पास पहुंच जाता तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बचने का, इसलिए वह तुम पर यहाँ पर आकर हमला कर रहा था। तो सुनकर वांग कहता है कि सीनियर ब्रदर झांग, तो यहाँ पर झांग बताता है कि मुझे तो यह उम्मीद ही नहीं थी कि तुम यहाँ पर जूनियर अपने एक सामने एक 8 टियर के डीमन को भी मारने में सक्सेसफुल हो सकते हो। मेरी ये योजना सचमुच में अभी तुम्हारी जान भी ले सकती थी। मुझे इतनी केयरलेस तरीके से तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। और वह उसके हेड को वहाँ पर फेंक देता है और अपने हाथ को पोंछने लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग जो होता है वो उठते हुए कह रहा होता है कि यह सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि वह जो डीमन था वह काफ़ी केयरलेस था और वह आपसे डर रहा था, इसलिए वह मेरे सामने अभी तक नहीं आ रहा था। लेकिन अब जैसे गए तो उसने मुझ पर हमला कर दिया और उसकी उस केयरलेसी की वजह से मैं भी उसे मार पाया। तो झांग कहता है हाँ चलो जो भी है यह सब कुछ ठीक है और तुम्हारा जो टैलेंट है वह सचमुच में काफ़ी इंप्रेसिव है कि तुम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो पाए। वांग कहता है लेकिन चूंकि हमने उसके ब्लड को कलेक्ट किया था और वह अब मारा गया है तो क्या अब इसके से हमें कोई सुराग मिल पाएगा। तो यह सुनकर वह कहता है नहीं, ये सब कुछ अब बेकार हो चुका है क्योंकि मैंने उन जो 2 डिमनों को पकड़ा उनकी सोल को सर्च किया तो वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। यहाँ पर कोई भी कुछ उपयोगी जानकारी नहीं मिली और वे लोग जाते हुए कह रहे होते हैं कि उनके मन में किसी तरीके के श्राप को दिया गया था, सोल में किसी तरीके के फॉर्मेशन को बिठाया गया था जिसकी वजह से वह उन पर जैसे ही जांच स्किल का उपयोग किया जाता है वह डिस्ट्रॉय हो जाता है और उनकी याददाश्त खत्म हो जाती। और वांग कह रहा होता है और यहाँ पर झांग कहता है कि अभी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी यहाँ पर स्थिति को देखा जाए और तुम्हारे घावों को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। तो वांग कहता है कि नहीं, हमें सबसे पहले अपने मिशन की जानकारी जाकर दाव एकेडमी में देनी चाहिए, उसके बाद मैं वहाँ से चला जाऊँगा अपने इलाज के लिए। तो फिर यहाँ पर से झांग जाते हुए अपने पीछे की ओर पलटकर देखते हुए कहता है हालांकि मुझे इस ऑफिशियल रोड पर जो तलिस्मान लगे थे जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उनके बारे में जाकर ऑफिशियल्स को जानकारी देनी होगी ताकि वह इसकी मरम्मत जल्द से जल्द कर सके। फिर हमें इनके सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उस कैफे को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा हुआ आया होता है और वह बहुत ही अजीब तरीके से अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है, ये इल्यूजन में पड़ा हुआ होता है, कर रहा होता है मिस मियाओ मैं आपकी हर इच्छा को पूरी करूँगा। और यह एक आधिकारिक ऑफिसर है क्रिमिनल डिवीज़न का। और हम इसके सामने दूसरी ओर देखते हैं एक शैडो मैन को जो कि कह रहा होता है कि सेंटनेस मैंने आपके लिए सभी रिपोर्ट्स को बता दिया है जो कुछ भी अभी तक जानकारी मिली है और हमें यहाँ पर किसी और चीज़ को प्राप्त करना है जानकारी को तो मुझे बताएं। और हमें दिखाया जाता है मिस मियाओ को जो वहाँ पर चांद की ओर देख रही होती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने जो जानकारी दी कि वह जियांग वांग नाम का लड़का सचमुच में वह काफ़ी अच्छा और इम्प्रेसिव है। उसने यहाँ पर अपने दाव को अभी तक स्टेबल भी नहीं किया है, इसके बावजूद भी वह जानता है कि उसे किस तरीके से एक डीमन को मारना है। वह यहाँ पर अपने किस टेक्निक का उपयोग कर रहा था उसके बारे में मुझे लाकर जानकारी दो और उसका मास्टर कौन है। तो हम देखते हैं सुनकर वह कहता है कि मिस हमें उसके बारे में पहले से ही पता है, उसके कोई भी अभी तक मास्टर नहीं है और जहाँ तक उस टेक्निक का उपयोग करते हुए उस डीमन को मारा उस टेक्निक को अभी तक इस सिटी में किसी को भी उपयोग करते हुए नहीं देखा गया है। तो यह सुनकर कहती है ओह ठीक है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। और हम देखते हुए शैडो मैन अपनी नदी की धूल और हवा की झूल करके अपने टेक्निक का नाम लेते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पर मिस मियाओ सोचते हुए कहती है कि क्या मैपुलवुड सिटी में यहाँ पर उस तलवारबाजी की टेक्निक का उपयोग करते हुए किसी को भी नहीं देखा गया है। अगर यह सचमुच में ऐसी तरीके से प्रतिभा को दिखा रहा है तो क्या यह वही हो सकता है चाइल्ड ऑफ दाओ। और फिर वह यहाँ पर इसी तरह सोचते हुए लेट जाती है और फिर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ पर सोल सर्चिंग स्किल का उपयोग किया जा रहा होता है एक बंदे के ऊपर जो कि यहाँ पर डीन कर रहा होता है। इस बंदे को पकड़कर यहाँ पर फेंग और ली ने लाया होता है और फेंग कर रहा होता है कि मास्टर डोंग यह आदमी हमें खुफिया तरीके से पकड़ा है और इसकी जानकारी निकालने के लिए यहाँ पर आपके पास लेकर आए हैं, तो इससे क्या कुछ हासिल हुआ। तो हम देखते हैं यहाँ पर डीन कर रहा होता है कि इस व्यक्ति की जो सोल है उसमें यहाँ पर एक अजीब सा फॉर्मेशन लगा हुआ है, श्राप दिया हुआ है जिसकी वजह से इसकी जो भी याददाश्त थी उस पर सर्चिंग उपयोग करते हुए इस पर सर्चिंग टेक्निक का उपयोग करते हुए वह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इससे मुझे कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। तो यह सुनकर यहाँ पर फैंग कहता है कि मेरी राय में यह बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का टेक्निक का उपयोग करना कोई सरल मामला नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर डीन कहता है चलो ठीक है तुम बताओ यहाँ पर झांग आखिरकार तुमने क्या हासिल किया है। तो यह सुनकर यहाँ पर झांग कहता है कि मास्टर डोंग हम जो यहाँ पर उत्तर की ओर गए थे और वहाँ से उस कस्बे की जानकारी को निकाल रहे थे, उस घर पर हमें एक डीमन के द्वारा हमला भी किया गया। फिर वहाँ से हम निकले तो रास्ते पर हमें 3 डीमनों ने घेर कर हम पर अटैक किया, लेकिन उनमें से 2 को मैंने मार डाला और एक को ब्रदर जियांग वांग ने अकेले ही मार डाला। ये सुनकर फैंग कहता है क्या जियांग वांग ने यहाँ पर अकेले एक डीमन को मार डाला। तो हम देखते हैं यह सुनकर प्रिंसिपल भी हैरान होता है, कहता है कि सचमुच में जियांग वांग यह काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। तो यह सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर वांग कहता है कि मास्टर डोंग यह सब कुछ आपके द्वारा सिखाए गए चीज़ों की वजह से ही है। और जहाँ तक बात रही तो मैं यहाँ पर किस्मत वाला था क्योंकि वह जो डीमन था वह ब्रदर से सीनियर ब्रदर से डर भी रहा था और वह यहाँ पर मेरे साथ लड़ते वक्त केयरलेस था, इसलिए मैं उस पर हमला कर उसे मार सका। तो यह सुनकर हम देखते हैं फैंग कहा होता है कि चलो कुछ तो शर्म है कि
तुम बता रहे हो कि तुम किस्मत से जीते। और हम देखते हैं प्रिंसिपल यहाँ से मुड़कर जाते हुए कहता है, चलो ठीक है, यह मिशन अब समाप्त हो गया है, तुम लोगों ने ठीक ही ठाक काम किया, इसलिए अभी तुम लोगों के काम को देखते हुए हर किसी को 5-5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो हम देखते हैं सुनने के बाद वे लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर ली कहा होता है कि ब्रदर वांग आखिरकार क्या कुछ समय के लिए आप फ्री हैं। वांग कहता है कि हालांकि मैं इस समय अपने आप को ठीक करने के लिए जाने वाला हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर मेरिट हॉल में जाऊँगा जहाँ पर इन लोगों को मेरिट पॉइंट्स मिलते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर से झांग कह रहा होता है कि मिशन हमेशा ही परिणामों को अच्छा देता है, इसलिए हमें यहाँ पर 5-5 अंक मिले हैं, यह भी अच्छी हैं। और दूसरी ओर से फेंग जो होता है कह रहा होता है, सर मुझे मास्टर ने यहाँ सही नहीं किया, उन्होंने कहा था कि यह 8 टियर का मिशन है, आखिरकार वे इतने कम अंक हमें कैसे दे सकते हैं। और फिर हमारे सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं यहाँ पर वांग को जो कि मेरिट हॉल की ओर जा रहा होता है और जैसे उस हॉल के अंदर वो एंट्री करता है तो वहाँ पर एक बंदा भी खड़ा होता है और फिर वह कहता है कि यह है यहाँ का मेरिट हॉल और अब मैं यहाँ पर मेरिट लिस्ट को देख सकता हूँ। और वहाँ पर वह मेरिट लिस्ट को देख रहा होता है जहाँ पर सभी के नाम और उनकी पावर के अनुसार उनके मिले पॉइंट्स भी लिखे हुए होते हैं। और वह कहता है कि यह जो जगह है ना, यह यहाँ के लोगों के सोच के अनुसार बदलता रहता है, मतलब उनकी पावर्स के अनुसार, जैसा जिसको लगे, मतलब जितने जिसके सपोर्टर हो। और यहाँ पर देखकर यह पता चलता है कि जो सीनियर ब्रदर ली है वह 17वें स्थान पर मौजूद है और यहाँ पर जो बड़े ब्रदर झांग है वह यहाँ पर 3rd स्थान पर आते हैं, जिनके पास 700 दाव पॉइंट्स हैं। और मुझे यकीन नहीं होता इनके पॉइंट्स को देखने के साथ कि आखिरकार मैं कब इनके जितना पॉइंट्स को हासिल कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे कितने सालों तक कितने सारे मिशंस को कंप्लीट करना होगा। और वह कहता है दूसरे स्थान पर जो बंदा आता है वह हमारी ताओ एकेडमी से नहीं लगता है, लेकिन इसकी जो योग्यताएं हैं वह काफ़ी भयानक है। इसकी जो पॉइंट्स है वह ब्रदर झांग से भी अधिक है, लेकिन उसका जो यहाँ पर उपनाम है, मतलब उसका जो टाइटल है वह यहाँ पर मेपलवुड सिटी के स्वामी वेकेई जी से संबंधित है। क्या वह उनका किसी भी तरीके से रिश्तेदार हो सकता है? और फिर वह कहता है कि लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस पर मौजूद है वह बंदा, उसने यहाँ पर 1300 पॉइंट्स को हासिल कर रखा है, यह दूसरे स्थान वाले बंदे से सीधे 2 गुना है। और जहाँ तक मुझे उसके बारे में मालूम है उसका नाम झू वेई है, जो दाओ एकेडमी का सर्वमान शक्तिशाली और प्रतिष्ठित सीनियर ब्रदर है। हमेशा उसके बारे में कहा जाता है कि वह एक डिवाइन ड्रैगन है और बहुत ही ज़्यादा मायावी है, मतलब पावरफुल। वे केवल 7वीं रैंक से ऊपर वाले रैंक के मिशनों को एक्सेप्ट करते हैं और अफवाह यह भी है कि उनकी ताकत दूसरे शहर के दूसरी सिटी के एकेडमी के जो डीन है उनके बराबर की है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर यह छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट। Take